सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, दूसरा टॉपिक होगा विजुअलाइजिंग द नेशन, और लास्ट हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे इस नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या स्टोरी है सब में। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में, The model of the nation or the nation state, सब scholars have argued। तो कुछ scholars का कहना है कि जो मॉडल है किसी नेशन का या फिर किसी नेशन स्टेट का इज ग्रेट ब्रिटेन। तो अगर आप कोई मॉडल देखना चाहते हैं नेशन स्टेट का तो आपको ग्रेट ब्रिटेन को देखना चाहिए, ऐसा कुछ स्कॉलर्स का मानना है। ओके, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट was not the result of a sudden upheaval or revolution। कह रहा है कि ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट बना है ना, वो किसी अपहीवल या रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं बना है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई हथियार लेकर और लोगों ने क्रांति कर दी कि हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें नेशन स्टेट बनाना है, डेस्पोटिज्म ख़त्म करना है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। तो आखिर वहाँ पे क्या हुआ? It was the result of a long drawn out process। एक लंबी प्रोसेस है इसके पीछे। मतलब ब्रिटेन के नेशन स्टेट बनने के पीछे किसी रिवॉल्यूशन का हाथ नहीं है। जैसा हमने फ्रांस में देखा, इटली में देखा कि रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से वो नेशन स्टेट बना। लेकिन ब्रिटेन का अलग केस है। ब्रिटेन में एक लंबा प्रोसेस चला है नेशन स्टेट बनने का। There was no British nation prior to the 18th century। अगर बात करें 18th सेंचुरी से पहले का, तो 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं हुआ करता था। प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइलैंड्स वर एथनिक वंस। अभी देखो यहाँ पे वर्ड आया एथनिक, तो इस एथनिक का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एथनिक मीन्स रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन। तो एथनिक का मतलब क्या होता है? एक कॉमन रेस मतलब स्किन कलर, एक कॉमन ट्राइब या फिर एक ही तरह का कल्चरल ओरिजिन या बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम्स। समाज आपका अगर किसी एक कॉमन रेस से जाना जाता है या कॉमन ट्राइब से जाना जाता है, या फिर हो सकता है कि आपका जो कम्युनिटी है उसमें सब लोगों की कल्चर एक जैसी हो, तो कॉमननेस की बात है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी आइडेंटिटी है लोगों का वहाँ पे, जो लोग ब्रिटिश आइलैंड में रहते हैं, देखो आइलैंड हो गया सिंगल के लिए, अगर ढेर सारा आइलैंड है तो हम उसको आइल्स कहेंगे, ISLES, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, उसी तरह से तो जो लोग ब्रिटिश आइलैंड में रहा करते थे तो उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी उनका एथनिक होता था। एथनिक मतलब कॉमन कल्चर, है ना। जैसे कुछ लोगों का कॉमन कल्चर क्या था कि कुछ कम्युनिटी वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाली थी, कुछ वेल्श थे वहाँ पे, कुछ स्कॉट थे और कुछ आयरिश लोग थे वहाँ पे। तो इस तरह की अपनी अपनी सबकी कॉमन कल्चर हुआ करती थी। ऑल ऑफ दीज इथनिक ग्रुप्स, अब ये जितने भी इथनिक ग्रुप्स हैं, एक इथनिक ग्रुप इंग्लिश हो गया, एक इथनिक ग्रुप वेल्स हो गया, एक इथनिक ग्रुप स्कॉट हो गया, एक इथनिक ग्रुप आयरिश हो गया। इथनिक ग्रुप मतलब लोग, समाज जिनकी एक ही तरह की पहचान है। जैसे इंग्लिश वाले का अपना पहचान है कि वो इंग्लिश बोलने वाले है ना, उसी तरह से। तो इन सब के अपने अपने कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हुआ करते थे। But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, लेकिन जैसे जैसे जो हमारा इंग्लिश नेशन है, जितने सारे इथनिक है ना, इंग्लिश है, वेल्श है, स्कॉट और आयरिश है, उसमें से जो इंग्लिश वाले नेशन है, जैसे जैसे ये वेल्थ में, इम्पोर्टेंस में और पावर में बढ़ता चला गया, it was able to extend its influence over the अदर नेशन
इन्फ्लुएंस मतलब अपना जो इसका प्रभाव था ना, अपना जो भी इसका बात है कि हम जो बोल रहे हैं वही होगा, तो वो जो इम्पैक्ट है ये दूसरे नेशन पर डालने लगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पैसा आने लगा, पावर आने लगा, वैसे वैसे ये दूसरों को अपना बात मनवाने लगा कि हमने ये बोला है तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अपना पावर दिखाने लगा इंग्लिश नेशन। तो इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। अब देखो इंग्लिश पार्लियामेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश पार्लियामेंट जो है ना, इसने मोनार्की से पावर छीन लिया। ठीक है, मोनार्की से पावर छीन लिया। कब? इन 1688, 1688 के टाइम पे, एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ पे एक झगड़ा होता है और उस झगड़े के बाद जो मोनार्की है उससे 1688 में पावर जो है इंग्लिश पार्लियामेंट ले लेती है। Was the instrument through which a nation state came to be forged with England at its center। तो ये वहाँ पर तरीका हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ कि नॉर्मल सा कन्फ्लिक्ट था, उस कन्फ्लिक्ट को एंड करके मोनार्की से पावर लिया पार्लियामेंट ने, और पावर लेने के बाद नेशन स्टेट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, और इंग्लैंड को इस नेशन का, इस इंग्लिश नेशन का सेंटर बनाया। समझे? इंग्लिश मतलब इथनिक कम्युनिटी, मतलब इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग। तो इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों ने क्या किया, अपने एक पार्लियामेंट बनाया, मोनार्की से पावर लिया, और मोनार्की से पावर लेकर एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन किया, जिसको हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। समझे बात को? नाउ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain। देखो, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में 1707 के टाइम पे एक समझौता होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। यूनियन मतलब मिलाकर एक करना। ठीक है, तो मिलाकर एक कर दिया गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को, और नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। समझे? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दिया, अब मिला के एक नाम दिया। नाम क्या दिया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को आपस में मिलाकर एक नया नेशन, एक यूनियन बना दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो भाई इंग्लैंड तो पावरफुल है, इंग्लैंड ने ही तो अपने अंदर में मिला लिया स्कॉटलैंड को। तो अब इंग्लैंड जो है ना, वो अपना इथनिसिटी यानी अपना जो कल्चर है उसका, वो लागू करेगा स्कॉटलैंड के ऊपर। समझे? तो क्या हो गया, स्कॉटलैंड अंडर में आ गया इंग्लैंड के, तब इंग्लैंड अपना हर चीज़ लागू करेगा स्कॉटलैंड के ऊपर, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, सब कुछ। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English member। और ये जो पार्लियामेंट था ना इन लोगों का, भले इन लोगों ने स्कॉटलैंड को मिला लिया हो, लेकिन पार्लियामेंट में अब भी डोमिनेशन, मतलब ज़्यादा मेंबर, बात ज़्यादा किसका चलेगा? इंग्लिश मेंबर्स का। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed। तो क्या किया गया? ब्रिटिश की आइडेंटिटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड का जो कल्चर था, चाहे वो उसका अपना मतलब कोई कल्चर हो या कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि स्कॉटलैंड भी तो एक अपना पावर रखता था ना, नेशन हो रहा था, वो भी अपना कोई ना कोई पॉलिटी रखता होगा, वहाँ भी कोई ना कोई गवर्नमेंट होगी, लेकिन उसको एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू मिला लिया, यानी कि सिस्टम के तरीके से उसको अपने अंदर मिलाया, तो अब उसको दबा रहा है।
ठीक है, स्कॉटलैंड का कल्चर ख़त्म कर दिया, स्कॉटलैंड की जो अपनी पॉलिटी थी, मतलब जो उसका अपना गवर्नमेंट था, उसको भी ख़त्म कर दिया। कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड। अब जो कैथोलिक वाले जो लोग हैं, देखो क्रिश्चियन में रिलीजन क्रिश्चियन है, लेकिन उसका अलग अलग सेक्ट भी है। उसमें सेक्ट है जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो कैथोलिक जो सेक्ट है ना, उसमें मतलब जैसे रिलीजन एक ही है लेकिन उसके अंदर भी बंटवारा है। तो कैथोलिक वाले जो लोग हैं वो स्कॉटलैंड में रहते थे, ठीक। अब जो स्कॉटिश हाईलैंड में जो कैथोलिक वाले लोग रहते थे, इनको बहुत परेशानी फेस करना पड़ता था, इनको बहुत परेशानी फेस करना पड़ता था, समझे। कैसे फेस करना पड़ता था? तो जब कभी भी whenever they attempted to assert their independence, जब कभी भी ये लोग अपना इंडिपेंडेंस मांगते थे ना कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम इंग्लैंड के अंडर में नहीं रहेंगे, हम इंग्लैंड से अलग होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, तो इन लोग को मारा पीटा जाता था, इन लोग को दबाया जाता था, ठीक है। तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स मतलब जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले, जो ऊंची इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए वर्ड दिया गया, ठीक। तो स्कॉटलैंड में जो रहने वाले जो कैथोलिक थे, उनको मना कर दिया गया कि आप लोग अपना भाषा नहीं बोलिएगा, आप लोग अंग्रेज़ों का भाषा बोलिएगा, समझे। तो स्कॉटलैंड वालों का लैंग्वेज था गेलिक लैंग्वेज, टू स्पीक देयर गेलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस, एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। तो स्कॉटलैंड वालों के साथ क्या किया गया? जो स्कॉटलैंड वाले थे उन लोगों को उनका गैलिक लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया गया। इवन बोला गया कि आप लोग अपने देश का यानी कि स्कॉटलैंड का कपड़ा भी नहीं पहनेंगे, क्योंकि अब आप हम लोगों में मिल गए हैं, तो अब आप अंग्रेज बनकर रहेंगे, अब आप स्कॉटलैंड वाले नहीं रहे, ठीक है, ऐसा बोला गया। और कई लोगों को उनके घर से जबरदस्ती निकाल भी दिया गया, भगा दिया गया निकाल के घर से। नाउ आयरलैंड की कहानी हम देखते हैं। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। अब जैसे स्कॉटलैंड के साथ हुआ ना कि इंग्लिश वालों ने स्कॉटलैंड का कल्चर भी ख़त्म कर दिया, उनकी पॉलिटी भी ख़त्म कर दी, उसी तरह से आयरलैंड के साथ भी हुआ। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। क्रिश्चियन में दो बंटवारा है, एक को कैथोलिक कहते हैं, दूसरे को प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो आयरलैंड में भी जो जनता है ना, वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में ही बटी हुई थी, ठीक। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अभी देखो क्या है, जो इंग्लिश है ना वो प्रोटेस्टेंट वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्रिश्चियन तो है लेकिन क्रिश्चियन में दो पार्ट है, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट वाले क्रिश्चियन में बिलोंग करते हैं। यही वजह है कि देखो ये लोग प्रोटेस्टेंट जो है ना वो कैथोलिक के दुश्मन होते हैं, ठीक। अब जो कैथोलिक देखो स्कॉटलैंड में था उसको भी मारा पीटा गया, अभी जो कैथोलिक आयरलैंड में है उसको भी मारा पीटा जा रहा है, ठीक है। तो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को अंग्रेजों ने हेल्प कर दिया कि जाओ तुम कैथोलिक लोग को मारो, और आयरलैंड में सबसे ज्यादा आबादी ही कैथोलिक का था। तो कैथोलिक रिवॉल्ट शुरू हो गया, कैथोलिक्स ने आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे में आपस में लड़ाई क्यों करवा रहे हो। तो अंग्रेजों ने उसको सप्रेस कर दिया, यानी कि उस रिवॉल्ट में, जो रिवॉल्ट कैथोलिक ने स्टार्ट किया था, उस रिवॉल्ट में कैथोलिक हार गए, ठीक है, और प्रोटेस्टेंट जीत गए। तो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट दिया था अंग्रेजों ने, अब प्रोटेस्टेंट जीत गए, ठीक है। तो आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वुल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमेन। अभी देखो 1798 के टाइम पर ये रिवॉल्ट किया था कैथोलिक वालों ने, ठीक है। और इस रिवॉल्ट के लीडर कौन थे? वुल्फ टोन। कौन थे? वुल्फ टोन। और उन्हीं के मतलब आयरलैंड के और भी लोग थे इनके साथ में।
तो इन लोगों ने रिवॉल्यूशन तो किया, लड़ाई स्टार्ट तो किया, लेकिन हार गए और आयरलैंड was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801 और 1801 के टाइम पर ज़बरदस्ती आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ दिया गया। ठीक है, समझ में आया? अंग्रेज़ों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट की मदद की और कैथोलिक को वहाँ पे हरा दिया और आयरलैंड को अपने में मिला लिया 1801 में। अभी देखो 1707 में स्कॉटलैंड को मिला लिया था एक्ट ऑफ यूनियन से और 1801 में कैथोलिक को हरवा के प्रोटेस्टेंट से आयरलैंड को अपने में मिला लिया। अब एक न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड, अब एक नया ब्रिटिश नेशन बना। कैसे बना? तो थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। इंग्लिश वाले जो लोग हैं ना, वो लोग अपने कल्चर का यूज करके ब्रिटिश नेशन बनाए, समझे? अपने कल्चर को प्रमोट किए। उनका कल्चर प्रोटेस्टेंट का था, तो स्कॉटलैंड में भी वो लोग अपना पूरा प्रोटेस्टेंट का बना दिए और आयरलैंड को भी पूरा प्रोटेस्टेंट का बना दिए, समझे? द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन। अब क्या क्या इनके नए ब्रिटेन में क्या क्या सिंबल बना, क्योंकि देश बना तो उसका झंडा भी होना चाहिए, लैंग्वेज भी होना चाहिए, एंथम भी होना चाहिए, है ना? तो इनका जो फ्लैग था, ब्रिटिश फ्लैग था, वो था यूनियन जैक और इनका जो नेशनल एंथम बना वो है गॉड सेव आवर नोबल किंग और इनकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश लैंग्वेज रखी गई, जो कि सब जगह चाहे स्कॉटलैंड हो चाहे आयरलैंड हो वहाँ पे लागू करवाया गया। were actively promoted and the older nations survived only as subordinate partners in this union। तो जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड थे जिनको ओल्डर नेशन कहा गया यहाँ पे, वो बस इनके सबऑर्डिनेट यानी कि इनके अंडर में होके रह गए। ठीक है, चलो इधर गुसिप्पी गैरिबाल्डी की थोड़ी बहुत बातें हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइज करना मतलब किसी चीज़ को दिखाना, ठीक है? विजुअलाइज मतलब दिखाना, तो विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब नेशन को दिखाना। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait और a statue, देखो कितना आसान होता है किसी भी रूलर को यानी किसी भी शासक को जो रूल कर रहा है उसको हम किसी पेंटिंग से या किसी स्टैचू से दिखा दें। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन, लेकिन अगर एक नेशन को फेस देने की बात हो तब क्या करेंगे हम, है ना? तो सवाल ये है कि किसी रूलर को, किसी राजा का चित्र बनाना या उसका स्टैचू बनाना तो आसान है, लेकिन देश को चेहरा देने की बात आएगी तब कैसे होगा ये सब काम। Artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation। तो 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने इस चीज़ का एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने बोला क्यों ना हम नेशन को भी पर्सोनिफाई कर दें, यानी इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो नेशन को पर्सोनिफाई करने का मतलब कि देश को एक इंसान के रूप में दिखाना, मानो कि देश कोई इंसान रहा हो। ठीक है, तो नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। तो डिसाइड किया गया कि नेशन को हम लोग एज अ फीमेल फिगर दिखाएंगे। ठीक है, पर्सनिफाई करना है ना, किसी पर्सन के रूप में दिखाना है, इसलिए हम नेशन को एक फीमेल पर्सन के रूप में दिखाएंगे। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन, और जो फीमेल फॉर्म आप चूज करेंगे अपने देश को पर्सोनिफाई करने के लिए, अपने देश को एज अ पर्सन दिखाने के लिए, डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। वास्तव में वैसी कोई भी महिला नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो स्टैचू आप बनाओगे या जो पेंटिंग आप बनाओगे
अपने नेशन को दिखाने के लिए जिस फीमेल का हकीकत में वो फीमेल नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो एक इमेजिनरी फीमेल होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप नेशन का बनाएंगे, पर्सनिफाई करेंगे, वो इमेजिनेशन के थ्रू होना चाहिए, ना कि कोई रियल लाइफ के पर्सन के थ्रू। नहीं तो क्या होगा कि लोग देखेंगे, अरे हाँ यही यही है ना हमारे नेशन के फेस, तो चलो इन्हीं को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, तो बंदा पूरा पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इमेजिनेशन वाले, रियल वाले नहीं। Rather, it's sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. तो आप अपने abstract idea यानी कि imagination को आप स्टैचू का फॉर्म देंगे या पेंटिंग का फॉर्म देंगे, जिसको कंक्रीट फॉर्म कहा गया है। कंक्रीट मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक, और एब्सोल्यूट मतलब इमेजिनरी। ठीक है, दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। तो इस तरह से फीमेल फिगर जो है वो नेशन की एलिगोरी बन गई, यानी कि प्रतीक बन गई, यानी कि हम नेशन को पर्सोनिफाई कर रहे हैं फीमेल फिगर के थ्रू। जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम, मतलब अपने इमेजिनेशन को हम किसी पर्सन या किसी वस्तु के जरिए से शो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एलिगोरी। ठीक है, You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty. अभी देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी तो 18th सेंचुरी के टाइम पे हुआ था, और 18th और 19th सेंचुरी के ही आर्टिस्ट ने ये पर्सोनिफाई करने का सोचा। तो याद करो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, है ना, जब, अच्छा यही चैप्टर में अगर तुम जाओगे फर्स्ट वाले पेज पर, तो वहाँ पे देखोगे कि हमने वहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है ना, वहाँ पे स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो आर्टिस्ट लोग थे ना, उन्होंने अपने जो आइडियाज़ हैं, उनके इमेजिनेशन वाले आइडियाज़ हैं, लाइक लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, इन आइडियाज़ को उन्होंने फीमेल एलेगरी के थ्रू शो किया है, समझे। These ideals were represented through specific objects or symbols. क्लास 9th में देखे थे ना अलग अलग सिंबल, जैसे ब्रोकन चेन था। ब्रोकन चेन मतलब कि हम आज़ाद हो गए हैं, इंडिपेंडेंस, है ना। तो उसी तरह अलग अलग ऑब्जेक्ट या अलग अलग सिंबल्स के थ्रू लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को दिखाया गया है। ठीक है, एज यू वुड रिमेंबर, जैसे याद करो, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स क्या है, रेड कैप। अगर कहीं रेड कैप देखो या ब्रोकन चेन देखो, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लिबर्टी को शो किया जा रहा है, आज़ादी को दिखाया जा रहा है। वहीं अगर जस्टिस देखोगे, तो जस्टिस कैसे दिखाया जाता है, वही देखते होगे, ब्लाइंड फोल्डेड वेमेन रहती है, अदालत वगैरह में देखते हो ना, आँख पे काली पट्टी बांधी हुई औरत रहती है, और वो औरत जो है वो क्या करती है, वो जस्टिस को शो करती है कि हम न्याय, कानून के नज़र में सब बराबर है, इसलिए कानून की आंखों पे पट्टी बंधी होती है। ठीक है, तो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन रहती है, हाथ में तराजू लिए रहती है। Then similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. चलो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला तो हो गया 18th सेंचुरी की बात। नाउ 19th सेंचुरी की बात करें, तो 19th सेंचुरी में भी ऐसे ही कई तरह के फीमेल एलेगरीज को यूज़ किया गया है। जैसे इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मैरियने। देखो यहाँ पे शी वर्ड क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम अपने देश को, कोई भी देश हो, उसको हम लोग एज अ फीमेल फिगर पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है, पर्सोनिफाई करते हैं फीमेल फिगर के रूप में, इसलिए वहाँ पे शी लिखा गया। तो फ्रांस में शी वॉज क्रिश्चियन मैरियने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। फ्रांस में जिस लेडी का फिगर बनाया गया है फ्रांस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस लेडी का नाम है क्रिश्चियन मैरियने। ठीक है, ये क्रिश्चियन नेम का काफ़ी पॉपुलर नाम है, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, जो दिखाता है कि हम नेशन को कैसे शो कर सकते हैं,
हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। उनको क्या किया गया है, उनको इस तरह से दिखाया गया है कि जब आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लिबर्टी और रिपब्लिक शो कर रही है। मतलब फ्रांस की जो फीमेल फिगर बनाई गई है क्रिश्चियन मैरने, तो क्रिश्चियन मैरने को लिबर्टी और रिपब्लिक शो कराया गया। कैसे? तो उनको रेड कैप पहनाया गया है, वहाँ पे ट्राई कलर फ्लैग है रिपब्लिक शो करने के लिए, वहाँ पे कॉकेड है हीरोइज्म शो करने के लिए। स्टैचूज ऑफ मैरियने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स। अब देखो चौराहे पे स्टैचू को लगाया गया, क्यों भाई? ताकि लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके कि हाँ ये हमारा देश को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे देश की लिबर्टी रिपब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, लोगों को याद रहे कि ये हमारे देश का प्रतीक है, एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाइड विथ इट। मैरने इमेजेस और मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। इसी तरह मैरने के इमेजेस को स्टैचू के साथ साथ कॉइन और स्टैम्प पे भी मार्क किया गया है। ठीक है, सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। इसी तरह से जर्मन नेशन को जो फीमेल फिगर के रूप में शो किया गया है तो उसका नाम रखा गया है जर्मेनिया। ठीक है, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे दिखाया गया है कि जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। जर्मेनिया ने ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ, इस तरह से दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि ओक लीव्स जो है वो हीरोइज्म शो करता है, इसलिए हीरोइज्म शो कराने के लिए जर्मेनिया को ओक लीव्स पहनाया गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप जर्मेनिया को देख सकते हैं, जर्मेनिया के हेड पे आप देख सकते हैं ओक लीव्स है। ठीक है, हीरोइज्म शो करने के लिए। और इधर आप देख सकते हैं क्रिश्चियन मैरने की फोटो बनाई गई है स्टैम्प के ऊपर। ठीक है, चलिए इसी तरह कुछ मीनिंग्स हैं और उनके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स और उनके मीनिंग्स हैं। तो यहाँ से आप इस सबको पढ़ लीजिएगा याद से। ये ब्रोकन चेन का मतलब क्या है? बीइंग फ्रीड यानी आज़ाद होना। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए। नाउ let us move to the last topic of the chapter, which is nationalism and imperialism. So this is going to be the last topic of this chapter. मैंने सारे topics अच्छे से explain कर दिए और I think आई एम डैम श्योर कि अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है जो भी मैंने आपको पढ़ाया इस वीडियो में भी, चाहे आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हो या फिर आप विजुअलाइजिंग द नेशन हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो बापू, अगर अच्छे से समझ में आ रहा तो लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देखो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ताकि सब चीज़ें दिमाग में जाए। अगर नॉर्मल स्पीड पे अगर लग रहा है कि स्लो है तो आप 2x स्पीड पे करके देखो। ओके, now let us start. Nationalism and imperialism. By the last quarter of the 19th century, 19th century के आखिरी का जो 25 साल है, ठीक है, उस टाइम पे 19th century के आखिरी का जो 25 साल है उस टाइम पे nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment. अब जो आखिरी का जो 25 साल है 19th सेंचुरी का, उसमें नेशनलिज्म जो है अब उसका मतलब पुराने आइडियल की तरह नहीं रह गया। जैसे पहले क्या था कि नेशनलिज्म कहने का मतलब था कि लोगों को लिबर्टी चाहिए, लोग डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अगर आप देखोगे 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग के 50 साल में तो लोग नेशनलिज्म को जोड़ते थे कि हमें लिबर्टी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन अब जो है आखिरी का जो 25 साल है उसमें नेशनलिज्म का मतलब ही बदल के रह गया है। ठीक है, बट बिकेम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो आखिरी का 25 साल है 19th सेंचुरी का, इस टाइम पर नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। नेशनलिस्ट ग्रुप जो थे ना, मतलब वो लोग जो नेशनलिज्म को चाहते थे, जो लिबरल बनना चाहते थे, जो डेमोक्रेटिक बनना चाहते थे, अब वो लोग आपस में एक दूसरे से जलने लगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे।
एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर, और हमेशा एक दूसरे से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहते थे। तो आपस में ही लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए, आपस में लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, ठीक है। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न, जिसके वजह से जो बड़े बड़े जो यूरोपियन पावर्स हैं, यूरोप के जो बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं, मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप। सब्जेक्ट पीपल लिखा हुआ है, यानी कि अभी भी लोग राजा के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये जो लोग थे ना, जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे, जो राजा लोग थे, इन लोगों ने नेशनलिस्ट को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। अभी देखो, अगर कोई दो आदमी आपस में गुस्सा है ना, तो तीसरा आदमी मौके का फ़ायदा उठा लेता है। तो वही हुआ यहाँ पे, नेशनलिस्ट आपस में एक दूसरे से गुस्सा हो रहे थे, अब इसी मौके का फ़ायदा उठा लिया यूरोपियन पावर्स ने। इन लोगों ने उनके सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट किया, अपना अपना जो इनका इम्पीरियलिस्ट एम था ना, उसको फुलफिल करने के लिए, मतलब अपना काम निकलवा लिया इन लोग से। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkan। अभी देखो, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है बाल्कन का। तो बाल्कन में आखिर क्या हुआ? बाल्कन में ये हुआ कि नेशनलिस्ट लोगों को आपस में लड़वा दिया यूरोपियन पावर्स ने। क्यों? क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे से जलने लगे थे, इसलिए उनको आपस में लड़वा दिया। Balkan was a region of geographical and ethnic variation। ethnic बताया था, ethnic मतलब एक ही कल्चर या एक ही तरह का रेस या एक ही तरह के ट्राइब के लोग। तो वहाँ पे कई तरह के इथनिक लोग थे, यानी कि अलग अलग कल्चर वाले लोग थे बल्कन में, और काफ़ी बड़ा एरिया था बल्कन का। जैसे उस टाइम का बल्कन में रोमानिया भी आता था, बल्गेरिया भी आता था, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, इतना सारा जगह आता था, ठीक है। और बल्कन में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनको नोन एज द स्लैव्स, उनको स्लैव्स कहा जाता था। तो बाल्कन में इतना सारा जगह आता है, तो इतने सारे जगह के लोग हैं, यानी इतनी सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ के लोग को, बाल्कन के लोग को स्लैव्स कहा जाता है, ठीक। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire। अब बाल्कन का मैक्सिमम हिस्सा ओटोमन एम्पायर के अंदर में था, समझे। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans। अब बाल्कन में नेशनलिज्म कैसे फैला? तो रोमांटिसिज्म से, यानी कल्चर के थ्रू, ठीक है। गाना हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्रामा हो गया, इन सब के थ्रू नेशनलिज्म फैला आपका बाल्कन में। टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। तो पहला तो यहाँ पे नेशनलिज्म फैला, दूसरा ओटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। जब ओटोमन एम्पायर मजबूत था तो बाल्कन को पकड़ के रखे हुआ था, लेकिन जब ओटोमन एम्पायर कमज़ोर होने लगा और बाल्कन में नेशनलिज्म आने लगा, तो बाल्कन में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हुआ। तब ये जगह जो है खतरनाक बनना शुरू हुआ। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी, पूरा का पूरा अगर 19th सेंचुरी देखे तो ओटोमन एम्पायर हैड साउट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स। ओटोमन एम्पायर पूरी कोशिश कर रहा था, पूरे 19th सेंचुरी में, पूरे 100 साल में ओटोमन एम्पायर पूरा कोशिश कर रहा था अपने आप को मजबूत करने का, नया नया अपना मशीन ला रहा था, मतलब अपने आप को मॉडर्न बना रहा था, उसका जितना भी इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा था उसको भी ठीक करने का कोशिश कर रहा था, बट विथ वेरी लिटिल सक्सेस। लेकिन उतना कामयाब नहीं हो पाया अपने आप को मजबूत बनाने में। वन बाय वन, एक एक करके इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो जो जो यूरोपियन सब्जेक्ट पहले ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करते थे, जैसे ही ओटोमन एम्पायर कमज़ोर होने लगा तो एक एक करके सब इसके कंट्रोल से बाहर होते चले गए और अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी सबने, ठीक।
द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी। अब जो बाल्कन के जो लोग थे ना, वो बोलते थे कि हम आज़ाद इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हमें एक देश चाहिए, and used history to prove that they've had once been independent। और फिर बताने लगे कि पहले भी हम आज़ाद थे, लेकिन बाद में ओटोमन एम्पायर ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, हमें अपना सब्जुगेट कर लिया, अपना गुलाम बना लिया, अपने अंडर में ले लिया। तो बाल्कन के जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि हमारे पास भी पॉलिटिकल राइट्स हो, यानी कि हमारे पास भी वोटिंग पावर हो, हम भी मिनिस्टर बने, अपने देश को संभाले। और इसके लिए वो लोग अपना इतिहास बताते थे कि इतिहास में यानी कि पहले हम लोग आज़ाद हुआ करते थे। ठीक है, हेंस द रेबेलियस नेशनलिटीज इन द बाल्कन्स thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence। तो यही वजह है कि जो नेशनलिस्ट लोग थे ना वहाँ पे बाल्कन में, वो लोग लड़ रहे थे। वो इसलिए लड़ रहे थे कि पहले हम आज़ाद हुआ करते थे और हमारी आज़ादी को छीन लिया गया, तो हमें फिर से अपनी वही आज़ादी वापस चाहिए। ठीक है, तो उसलिए वो लोग लड़ रहे थे वहाँ पे। As the different Slavic nationalities struggled to define their territory and independence, the Balkan area became an area of intense conflict। तो जैसे जैसे ये जो स्लेव्स लोग थे, स्लैव्स लोग, जैसे जैसे ये लोग कोशिश करने लगे अपना इंडिपेंडेंस पाने का, अपने आप को आज़ाद करने का, वैसे वैसे ये बाल्कन का एरिया जो है कन्फ्लिक्ट वाले एरिया में बदलता चला गया, मतलब लड़ाई झगड़ा वाले एरिया में बदलता चला गया। बाल्कन स्टेट्स, बाल्कन के जो अलग अलग स्टेट थे ना, जो हमने अभी बताया, बल्गेरिया, रोमानिया, क्रोएशिया, ये सब वर फियरसली जेलस ऑफ ईच अदर। आपस में एक दूसरे से जलते थे ये लोग। ठीक है, बहुत जलते थे। एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। और सब लोग एक दूसरे का जो एरिया है उसको हड़पना चाहता था। ठीक है, सब आपस में जलता था, सबको चाहिए आज़ादी, लेकिन सब एक दूसरे का ज़मीन हड़पना चाहता है। ठीक है, मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, मैटर और गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि बाल्कन्स ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो यूरोपियन पावर्स थे ना, अब उन लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, इसलिए मामला और ख़राब होता चला गया। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिस टाइम पे बाल्कन में लड़ाई चल रहा था सब स्लैव्स नेशन में आपस में, उस टाइम पर देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। तो उस टाइम पे जो बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स थे ना, वो लोग भी आपस में लड़ रहे थे। वो लोग आपस में लड़ रहे थे किस लिए? ट्रेड करने के लिए। जिसके पास जितनी ज़्यादा टेरिटरी आएगी उतना ज़्यादा वो कॉलोनी बनाएगा, उतना ज़्यादा वो ट्रेड करेगा वहाँ से। जैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया में कॉलोनी बनाई तो ट्रेड उनका खूब बढ़ा, है ना। तो जिसके पास जितना बढ़िया नेवल पावर होगा, क्योंकि है तो वहाँ पे मैक्सिमम आइलैंड है, तो जितना ज़्यादा नेवल पावर होगा, जितनी ज़्यादा मिलिट्री पावर होगी, उतना ज़्यादा वो कॉलोनी बनाएगा और उतना ही ज़्यादा वो ट्रेड करेगा और पैसा कमाएगा। तो उस टाइम पे इसी चीज़ की लड़ाई चल रही थी यूरोपियन पावर्स में। तो दीज राइवलरीज, अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ये लोग खींच कर लेके आ गए बाल्कन में, जिसकी वजह से बाल्कन में प्रॉब्लम और बढ़ता चला गया। कौन कौन से पावर है? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी। अब ये सब जो है ना, ये सब चाहते थे कि बाल्कन को हम लोग अपने नेवल पावर का यूज़ करके, मिलिट्री पावर का यूज़ करके अपने अंडर में ले लें, उसको अपना कॉलोनी बना लें। रशिया अलग चाह रहा है कॉलोनी बनाना, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी सब चाह रहे हैं कि हम बाल्कन को अपना कॉलोनी बना लें ताकि हम उसमें ट्रेड करके खूब पैसा कमाएं। ठीक है, इसके वजह से वहाँ पे फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी वजह से शुरू हुआ? बाल्कन पे कंट्रोल पाने की लड़ाई में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914।
तो नेशनलिस्ट लोग तो वहाँ पे लड़ाई कर ही रहे थे, और ये जो इम्पेरियलिस्ट लोग थे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये लोग भी वहाँ पे चले गए। तो ये जब दो अलाइन हो गए, जब दोनों की लड़ाई आपस में मिल गई, तब यूरोप में डिजास्टर शुरू हो गया, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1914 में। बट मीनवाइल, लेकिन इसी बीच मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स, जो बहुत सारी जो कंट्रीज थी ना दुनिया भर में, जिसको कभी यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनी अपना बनाया हुआ था, इन द 19th सेंचुरी बिगैन टू अपोज इंपेरियल डोमिनेशन। उन लोगों ने अब विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया में भी तो विरोध शुरू हो गया था ना, अभी इसके बाद वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम लोग। गांधी जी आएंगे 1915 में और विरोध करना शुरू हो जाएगा अंग्रेज के अगेंस्ट में सब। तो हुआ क्या कि एक तरफ तो ये लोग यूरोपियन पावर्स लोग लड़ रहे हैं बाल्कन पे कब्जा जमाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है दुनिया भर में, जहाँ जहाँ इन्होंने कॉलोनी बनाई हुई है ना, तो कॉलोनी के लोग अपोज कर रहे हैं कि हमको ये इंपेरियल डोमिनेशन नहीं चाहिए। वो लोग भी देख रहे हैं कि बाल्कन में तो नेशनलिस्ट लोग आपस में लड़ ही रहा था अपने इंडिपेंडेंस पाने के लिए, वहाँ पे भी लोग इंपेरियल वाला लोग घुस गया, घुस के लड़ाई करवा दिया। ठीक है, तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। तो जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे ना, जो कॉलोनीज में हुआ करते थे, जहाँ पे इन लोगों ने अपना कॉलोनी बनाया हुआ था यूरोपियन पावर्स ने, वहाँ पे एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यानी कि वहाँ पे शुरू हो गया कि अब हम लोग यूरोपियन पावर्स को मार के भगाएंगे। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई हम लोग सब तो चाहते हैं अपना अपना आज़ाद नेशन स्टेट बनाना, लेकिन इन लोग हमारे ऊपर कॉलोनी बना के हमारे ऊपर रूल कर रहा है, तो इसलिए लोग को मार के भगाओ। तो एंटी इंपेरियल मूवमेंट, इंपेरियल मतलब राजा, ठीक है, तो राजा के अगेंस्ट वाला मूवमेंट शुरू हो गया। एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, और लोगों में नेशनल यूनिटी वाली बात आने लगी कि हम सब देश के एक ही लोग हैं, हम सब बटे हुए नहीं, हम सब आपस में एक हैं। और इस तरह इन्होंने कन्फेडरेशन बनाया इम्पेरियलिज्म के सामने, यानी कि राजा के सामने ये लोग इकट्ठे होकर खड़े हुए नेशनलिस्ट लोग कि हमें अपना देश चाहिए, आप नहीं चाहिए तो आप निकलिए यहाँ से। तो यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। तो इस तरह से अगर कहें तो हर जगह का नेशनलिज्म अलग अलग है। आप ऐसा 100% नहीं कह सकते हैं कि यूरोप वालों ने ही आइडिया दिया है नेशनलिज्म का। जैसे फ्रांस यूरोप में है ना, तो सब क्या रिलेट करता है कि फ्रांस को देखो नेशनलिज्म देखना है तो इटली को देखो, ब्रिटेन को देखो, ऐसा नहीं है यार। नेशनलिज्म हर जगह अलग अलग तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है। The idea that society should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal। और ये जो है ना आइडिया कि हाँ जो हमारा जो समाज है वो अल्टीमेटली नेशन स्टेट में बदलेगा ही बदलेगा, तो भाई ये नेचुरल है। मतलब अगर यूरोप वाले नहीं भी होते ना, तो कभी ना कभी तो ऐसा ज़रूर होता कि लोग राजा से परेशान होकर राजा को हटा के इंडिपेंडेंट अपना देश बनाते, यानी कि अपना नेशन स्टेट बनाते। हमारा इंडिया भी तो नेशन स्टेट है ना, हमारा इंडिया नेशन है और इसके अंदर कई सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो फाइनली ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। आई होप अच्छे से आपको क्लियरली हर एक पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, कैसे इथनिसिटी की वजह से लड़ाई होती है ना, कैसे नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म मिल गया तो बवाल खड़ा हो गया। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट पूरी समझ में आ गई है। अब अगला चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से बना लीजिए। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से है उस क्वेश्चन को आप बना लीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, जो भी आपको है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा पढ़ाई में जो आपको इस चैप्टर में वीडियो में समझ में नहीं आया है, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में सबसे पहले आपके कमेंट को डिस्कस किया जाएगा, डाउट को, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर गुड बाय, टेक केयर।